नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकंड बुक भारत की खोज, जिसमें हम अपना चौथा जो हमारा अध्याय है युगों का दौर, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें जो है पढ़ ली थी अपने लास्ट सेशन में। जैसे आपने देखा कि हमने किस तरह से यहाँ पर सारी चीजें पढ़ी कि किस तरह से भारत में जो है यूनानियों का आना हुआ या कुषाणों का आना हुआ, या भारत में एक तरह से जो अलग अलग जो शासक हुए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो एक तरह से बहुत ही उन्होंने शक्तिशाली राज्य जो है कायम किया था। और इस तरह से ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग जो है फिर वो आरंभ हुआ था। और इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए थे जो युद्ध और शांति दोनों ही कलाओं में निपुण थे। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोध की भावना को एक तरह से बढ़ा दिया था। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे एक तरह से ये काफी पुरानी, यानी कि ईसा पूर्व की बात है। ये पहली सदी से लेकर 14वीं सदी से लेकर 15वीं सदी से लेकर ये सारी चीजें चलती आ रही थी तब तक। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर हर जगह एक तरह से राष्ट्रीय एकता की जो जो हमारी ये सारी चीजें हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर जो उस समय पर जो सामाजिक ढांचा था, एक तरह से व्यापक घेरे में उस समय भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे। और उस समय पर ये सारे एक तरह से राष्ट्रवाद का प्रतीक ये सब चीज बना। और दरअसल यही राष्ट्रीय धर्म था और वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी प्रभावित हुई। और यही आज हर जगह राष्ट्रवाद का प्रतीक बना हुआ है। और देखिए ये सारी जो ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद इसे कहा गया, और यही आज राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और दरअसल जो राष्ट्रीय धर्म था, एक पूरे राष्ट्र का जो धर्म था, राष्ट्रीय धर्म जो था, जिसे तमाम गहरी जातियां और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, और वो आज हर जगह राष्ट्रीय एकता की जो बुनियाद है उसमें एक तरह से मौजूद है। जिसे बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए वह भारत पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बुद्ध धर्म मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय था। जो बौद्ध धर्म था ये मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय धर्म था, यानी कि भारत, एक तरह से भारत में बुद्ध ने जन्म लिया था। यही भारत ही एक वो पुण्य भूमि थी जहां पर बुद्ध ने जन्म लिया। लेकिन ये जो बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध धर्म यहाँ से जो फैला, ये पूरे विश्व में फैला। और इसीलिए ये बौद्ध धर्म एक अंतरराष्ट्रीय धर्म था, विश्व धर्म था। और जैसे जैसे इसका विकास हुआ, विस्तार हुआ, वैसे वैसे यह रूप और ज्यादा विकसित हो गया। इसीलिए पुराने जो ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। तो एक तरह से जैसे जैसे इसका प्रचार हुआ, जैसे जैसे इसका प्रसार हुआ, बिल्कुल ये विकसित हुआ। तो इसीलिए जो पुराने जो ब्राह्मण धर्म के जो लिए ये स्वाभाविक था कि वह हर बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का एक नया प्रतीक बने। तो यहाँ पर देखिए यह धर्म और दर्शन, यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति सहनशील और उदार था। ये जो धर्म और दर्शन था, क्योंकि देखिए भारत का दर्शन और जो ये बौद्ध एक तरह से धर्म यहाँ पर आया हुआ था, ये दोनों भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति सहनशील और उदार था। परंतु विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जा रही थी। यानी कि एक तरह से इन दोनों में आपस में अंदर काफी सहनशीलता थी, काफी उदारता थी। लेकिन जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जो बाहर से आक्रमण हो रहे थे, जो बाहर से लोग आ रहे थे, उनके लिए इनके मन में काफी उग्रता बढ़ती जा रही थी, काफी एक तरह से नफरत जो है वो बढ़ती जा रही थी।
और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करते थे कि वो लोग यहाँ पर ना पहुंच पाए और हम पर उनका प्रभाव ना पड़े, तो वो इसलिए हमेशा अपने प्रभाव से बचाने की वो कोशिश करते रहते थे उनके प्रभाव से। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल इख्तियार करने लगती थी। यानी कि ऐसा करने से जो राष्ट्रवादी चेतना, यानी कि बाहर देश के जो दूसरे एक तरह से लोग थे, जो बाहरी लोग थे, विदेशी लोग थे, उनके प्रति जब उग्रता बढ़ी तो एक तरह से राष्ट्रवाद की नई चेतना उत्पन्न हुई, अपना राष्ट्रवाद की एक नई अलग जगी। लेकिन ये अलग अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल ले लेती थी और गुप्त शासकों का समय बहुत ही प्रबुद्ध, शक्तिशाली और अत्यंत सुसंस्कृत था। जो गुप्त शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए गुप्त के बारे में ही यहाँ पर बात की है, तो गुप्त शासक जो थे, एक तरह से उनका जो राज्य था, जिस टाइम पे वो शासन कर रहे थे, उनका जो शासन काल था वो बहुत ही प्रबुद्ध था, शक्तिशाली था और अत्यंत सुसंस्कृत था। सुसंस्कृत यानी कि जहां पर अच्छी संस्कृति हो और तेजस्विता से भरपूर था, काफी तेज था, काफी तेजस्विता वहां पर थी। फिर भी उसमें साम्राज्यवाद की प्रवृत्तियां विकसित हो गई। देखिए जो गुप्त शासकों का समय था, गुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जितने भी शासक हुए, एक तरह से गुप्त जो पूरा काल चल रहा था, उसके बाद इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उनमें साम्राज्यवाद की प्रवृत्तियां विकसित हुई और इसके बहुत बड़े शासक जो इस साम्राज्यवाद था, इस साम्राज्यवाद के बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त जो थे को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे समुद्रगुप्त, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साहित्य और कला की दृष्टि से ये समय बहुत ही ज्यादा शानदार था। जो ये गुप्त काल चल रहा था, उस समय पर साहित्य और कला की दृष्टि से ये समय जो है बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, बहुत शानदार था। अब चौथी शताब्दी का आरंभ हो चुका था और तब से लेकर 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर के एक बड़े शक्तिशाली समृद्ध राज्य पर शासन किया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके बाद जितने भी गुप्त शासक हुए, गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए, उन्होंने उत्तर में, जो उत्तर का एक तरह से क्षेत्र था, वहां पर इन्होंने एक तरह से 150 वर्षों तक, यानी कि 150 वर्षों तक इनका शासन जो है, समृद्ध शासन जो है इनका चलता रहा। काफी अच्छे से इन्होंने वहां पर शासन किया। तो देखिए इस चैप्टर का नाम जो है युगों का दौर, ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक के बाद एक जो युग आते रहे, जो नए नए चेंजेस आते रहे, वो यहाँ पर बताए गए। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि 150 वर्षों तक तो उन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया, बहुत अच्छे से वो लोग वहां पर एक तरह से शासक बनकर रहे। लेकिन उसके बाद के जो अगले 150 वर्ष थे, उसमें फिर उनके जितने भी उत्तराधिकारी थे, अब वो अपने आप को बचाते फिर रहे थे। यानी कि अब उनका जो शासन है, एक तरह से साम्राज्य है, अब वो सिकुड़ कर छोटा होता चला जा रहा था। यानी कि एक तरह से अब हमले होते रहे और उनके शासकों को, उनके उत्तराधिकारियों को मार गिराया गया और अब अगले 150 वर्षों तक वो उत्तराधिकारी केवल अपने आप को बचाने में लगे रहे, अपने राज्य, अपने साम्राज्य को बचाने में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़ कर लगातार छोटा होता चला जा रहा था। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी, जो मध्य एशिया था, वहां से नए आक्रमणकारी, जो नए विदेशी जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, वो लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। और ये क्या थे? ये गोरे हूण कहलाते थे। ये जो आक्रमण कर रहे थे, ये क्या थे?
ये गोरे हूण कहलाते थे और इन्होंने हमारे जो मुल्क था उसमें बड़ी लूट मार की थी, बहुत ही ज्यादा लूट मार की थी। वर्मन यशोवर्मन के नेतृत्व में जो अंत था, अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उन्हें भारत से लौट जाने दिया। यानी कि जो बाहर के जो लोग, जो गोरे हुंड जो यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, उनके एक तरह से यशोवर्मक जो थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक सेना संगठित की गई और उन लोगों पर आक्रमण किया गया और उनके जो सरदार थे, उन लोगों के जो सरदार थे मिहिरगुल, उनको बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के जो वंशज थे, जो चंद्रगुप्त के वंशज थे, उनको जो बालादित्य थे वो बहुत ही ज्यादा, उन्होंने उसके प्रति काफी उदारता दिखाई, काफी उदार व्यवहार किया और उसको भारत से लौट जाने को कहा। यानी कि उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, कोई उसको कैद करके नहीं रखा, बल्कि उदारता दिखाकर, दया दिखाकर उसको भारत से लौट जाने के लिए कहा। मिर्हिगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया और मिहिरगुल जो था उसने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाया और अपने मेहरबान का, यानी कि जिसने उस पर ये मेहरबानी की है, जिसने उस पर दया की है, उस पर ही पलटकर हमला कर दिया, एक कपटपूर्ण हमला कर दिया। यानी कि छल से, कपट से उन पर हमला कर दिया। भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय के लिए रहा। जो ये हूण थे, क्योंकि इस तरह से अब धीरे धीरे गुप्त शासकों का वंशज जो है धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, साम्राज्य सिकुड़ रहा था और हूणों का शासन शुरू हो गया था। लेकिन ये शासन काफी कम समय के लिए रहा, लगभग आधी शताब्दी, यानी कि केवल 50 वर्षों तक लगभग रहा होगा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। अब जो लास्ट में जब इनको खदेड़ा गया, भगाया गया, इनसे युद्ध किया गया, तो इनमें से जो कुछ लोग थे, ये हूणों के कुछ जो सरदार थे, वो एक सरदार के रूप में यहीं रहने लग गए और वे कभी कभी परेशानी पैदा करते और भारतीय जन समुदाय के सागर में जब्त होते जाते। यानी कि एक तरह से कभी कभी होता है ना कि कोई जो बहुत सारी बारीक चींटियां होती हैं और कभी कभी वो अगर हमारे पैर में चढ़ जाती है या हाथ पे चढ़ जाती है तो हमें पता नहीं चलता और वो बीच बीच में हमें काटती रहती है, हल्का हल्का सा काटती रहती है। तो वही सीन यहाँ पर हुआ कि जो ये हूण थे, ये इन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक हमारे देश पर राज्य किया, एशिया पर राज्य किया और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है यहाँ से जाने लगे, समाप्त होने लगे। लेकिन इनके जो कुछ लोग थे जो काफी एक तरह से सरदार थे, जो काफी बड़े बड़े, तो वो एक सरदार के रूप में ही भारत में रहने लगे और बीच बीच में ये भारत के लोगों को परेशान करते थे, परेशानी पैदा करते थे बीच बीच में ये, और धीरे धीरे ये क्या हुए, भारत के लोगों में ही जब्त होते गए। यानी कि एक तरह से जन समुदाय जो था भारत का, जन समुदाय का जो बहुत बड़ा सागर था भारत का, ये उसी में समाते गए। यानी कि एक तरह से इन्होंने यही के ट्रेडिशन, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, हर तौर तरीके सब कुछ अपना लिए और एक तरह से यहीं पर जब्त हो गए। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए और इनमें से ही कुछ सरदार जो थे, जब 7वीं शताब्दी थी तो वो आक्रमणकारी हो गए थे। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर भारत तक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया, उनका दमन किया, उनको दबाया, उनको शांत किया और इनका दमन करके कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन, उन्होंने उत्तर से लेकर पूरे मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और वे बौद्ध धर्म के बहुत कट्टर थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उस टाइम पे जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने बौद्ध और हिंदू
दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। और उन्हीं के समय जो चीनी प्रसिद्ध यात्री थे, चीन के जो प्रसिद्ध यात्री थे हुआन सांग, जो कि युआन च्वांग उनका नाम था, वहां का जो रियल नेम था वो युआन चांग था, लेकिन यहां पर उनको हुआन सांग बोलते थे, भारत आ गया, जो कि 629वीं ईस्वी में था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। जो शासक था हर्षवर्धन, वो एक महान कवि था और नाटककार भी था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया। उसने क्या किया, अपने दरबार में बहुत सारे कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। और उसकी जो राजधानी थी उज्जैनी को एक तरह से सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उसका प्रमुख केंद्र बनाया। हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी और लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तान से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सर उठा रहा था। और यही समय था जब अरब सागर के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए अब इस्लाम सर उठा रहा था। यानी कि अब इस्लाम जो है अब वो भारत आ रहा था। अब इस तरह से अब जो दक्षिण भारत है वहां के बारे में हम पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के विषय में। तो देखिए, दक्षिण में मौर्य साम्राज्य था, अब वो सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ उसके 1000 साल बाद, यानी कि 100 वर्ष, ठीक है, 100 वर्ष, 100 वर्ष, फिर हमने इसको 1 से, ठीक है, ये क्या एक तरह से 100 वर्ष, 1000 वर्ष तक क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी जो कला है और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत जो समुद्र के किनारे है वो अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। दक्षिण भारत की गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इसके जहाज दूर देशों तक माल भी पहुंचाया करते थे। दक्षिण भारत के जो जहाज थे वो दूर देशों तक माल भी पहुंचाया करते थे। वहां यूनानियों की बस्तियां थी और रोमन सिक्के भी वहां पाए गए। उस टाइम पर रोमन सिक्के भी वहां पाए गए थे। भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। जब भारत पर बार बार हमले हो रहे थे और इन हमलों का प्रभाव जो है वो दक्षिण पर नहीं पड़ा, इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से जाकर दक्षिण में बस गए। एक तरह से जब भारत पर बार बार आक्रमण हो रहे थे, तो ये इसका जो सीधा इफेक्ट था वो कभी भी दक्षिण पर नहीं पड़ा और उल्टा ये हुआ कि उत्तर से लोग दक्षिण में जाकर बसने लगे, दक्षिण भारत में जाकर लोग रहने लगे। और इन लोगों में जो लोग थे वो थे राजगीर, शिल्पी, कारीगर। और इस प्रकार दक्षिण जो है वो पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। यानी कि जितने भी जो लोग थे, कलाकार थे, वो सब वहां चले गए और इस तरह से दक्षिण भारत जो है पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। जो उत्तर भारत है वो नई धाराओं से, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी आते थे, जितने भी लोग आक्रमण करते थे अलग अलग जगहों से, वो अपनी नई नई चीजें लेकर वहां पर आते थे। नए नए ट्रेडिशन, नई नई रीति रिवाज, नए नए कल्चर, नई संस्कृति, नई सभ्यता, नया एक तरह से रहन सहन।
तो इसका जो उत्तर भारत है उस पर काफी प्रभाव पड़ा और एक तरह से ये नई धाराओं से वो काफी प्रभावित हुआ जो कि आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। अब देखिए फिर कैसे शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके कैसे खोजे गए, कैसे शांतिपूर्ण विकास हुआ। तो देखिए बार बार हमलों के बावजूद, अब भारत पर बार बार हमले हो रहे थे, हमलों के बावजूद एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, यानी कि एक के बाद एक हमले जो होते गए उसमें और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था और शासन लंबे दौर तक रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे। देखिए मौर्य वंश जो 300 से भी अधिक वर्षों तक रहा, कुषाण जो काफी समय तक रहा, गुप्त वंश ये भी काफी समय तक रहा, और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और जितनी भी राज्य हैं ये कभी कभी तो 2-2 और 300 वर्षों तक कायम रहे और इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे, यानी कि भारत के ही थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तर सीमा पार करके आए थे, जो कुषाण थे वो मैंने शुरू में बताया था ना कि कुषाण जो है कहां से आए थे, उत्तर की सीमा को पार करके आए थे। तो कुषाणों पर भी जो कुषाण थे जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे जल्दी अपने आप को देश और इसकी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप ढाल लिया था, यानी कि जो कुषाण जो आए थे पहले से उन्होंने अपने आप को हमारा देश और उसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार ढाल लिया था। कभी कभी क्या होता था, जब दो राज्यों के बीच कभी युद्ध होता था या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। यानी कि जब दो राज्यों के बीच कभी युद्ध हुआ तो कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप होता था। यानी कि जब बाहर से अंदर यानी कि एक तरह से कोई भी आंतरिक आंदोलन होता था, आंतरिक राजनीतिक जो आंदोलन होता था तो उन पर देश की जनता की जो आम जीवनचर्या थी उस पर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। यानी कि यहाँ पर हमारे देश भारत में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक व्यापक सर्वेक्षण ये बात संकेत करता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं ज्यादा है। यानी कि यूरोप से काफी अच्छा यहाँ का माहौल था, काफी शांतिपूर्ण यहाँ का एक तरह से जीवन था, व्यवस्थित जीवन था। तो एक तरह से ये काफी अच्छा यहाँ पर रहा। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी। यानी कि ये यहाँ पर कहते हैं कि ये बहुत ही भ्रामक बात है, भ्रम पैदा करने वाली धारणा है कि अंग्रेजी राज्य जो था उसने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी। और अलबत्ता ये सही है कि जब जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ है तब तब देश में अवनीति का पराकाष्ठा पर था, अवनीति की पराकाष्ठा पर था। यानी कि नीति जो है वो काफी ज्यादा खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी कि जब जब भारत में अंग्रेजों का शासन कायम हुआ। तो देखिए अंग्रेजों का शासन जो है कायम हुआ जब, उस समय पर काफी सारी चीजें चेंज हुई, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह यहाँ राज कायम हो सका। यानी कि एक तरह से राजनीतिक आर्थिक जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और वास्तव में रीजन यही था
कि वह यहाँ राज कायम हो सके, यानी कि एक तरह से यहाँ पर राज किया जा सके। अगला है प्रगति बनाम सुरक्षा। प्रगति बनाम सुरक्षा यानी कि कैसी उस टाइम की सुरक्षा व्यवस्था थी, कैसे जो राज्य है वो प्रगति कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। तो देखिए, भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। तो देखिए, भारत में जिस भी सभ्यता का निर्माण किया उसमें क्या हुआ कि मूल आधार पर स्थित, आप मूल आधार पर हो और अपनी सुरक्षा की भावना की, एक तरह से यहाँ पर इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं को कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है। ये जो व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था और एक तरह से संयुक्त परिवारों पर सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में एक तरह से सहायता की है। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रही। एक तरह से व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें कम रही। यह दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और दूसरी उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहां भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। तो एक तरह से यहाँ पर भारतीय दर्शन के विषय में बताया है कि किस तरह से जो हमारा एक तरह से सामाजिक ढांचा है, सामुदायिक जो एक तरह से ढांचा है, ये कई चीजें, सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना था। तो बहुत सारे नियम यहाँ पर थे। इस सारी पाबंदी के बावजूद, यानी कि इतनी सारी जो पाबंदी है वो लगने के बावजूद, पूरे समुदाय को लेकर बहुत लालचीपन भी था। यानी कि इस पूरी पाबंदी को लेकर, अपने पूरे समुदाय को लेकर एक लालच भी मन में था। कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बन रहे हैं। तो देखिए क्या बताया है यहाँ पर बताया कि समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठनों के अंग बन रहे हैं। इसे लचीलेपन से, ये जो लचीलापन आया है, इसी लचीलेपन से विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में मैंने सहायता की है। तो यहाँ पर लिख कर बताती है कि जो कुछ विदेशी जो लोग होते हैं उनके विषय में कहा है कि आपको वहां पर आत्मसात होना है और एक तरह से वहां पर साथ में रहना है। देखिए, समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया। एक समन्वय जो होता है, मेल मिलाप जो होता है, वो केवल भारत से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि जो व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी कोई अगर समन्वय करने का प्रयास अगर दिखाई देता है तो वो समन्वय भी जरूर किया जाएगा। तो इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया है। जो ये सामाजिक सरल पृष्ठभूमि थी, इसने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इतने सारे
अलग अलग लोगों ने यहाँ पर आकर आक्रमण किया और वो फिर यहीं के होकर रह गए, यहीं के बस गए। तो क्या बताया, भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद, विविधता यानी कि अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, विविधता के बावजूद एक तरह से एकता की मोहर ये लगा रहा है। और राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था की नींव तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही, यानी कि जो बाहर से आने वाले जो नए लोग थे वो इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते हैं, यानी कि एक तरह से सतही हलचल पैदा कर पाते हैं। राज्य सत्ता चाहे देखने में कितनी ही निरंकुश लगती हो, रीति रिवाज वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह के नियंत्रित रहता है कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता। तो इन सारे प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता की एक हद तक सुरक्षा रहती थी। तो एक तरह से देखा आपने कि किस तरह से उस टाइम पे पूरे रीति रिवाज, पूरे वैधानिक बंधन, जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी चीजें एक तरह से यहाँ पर बताई गई है। और ऐसा लगता है कि हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया है और अब जिसे भारत ने जब्त कर लिया है, यानी कि भारत से बाहर आया है, विदेश से बाहर से भारत में आया है और अब भारत की संस्कृति ने उसे जब्त कर लिया है, तो उसने भारत को कुछ दिया है और उससे बहुत कुछ लिया भी है। यानी कि अपनी संस्कृति सभ्यता उसने भारत को दी, बहुत सारी चीजें उसने भारत को दी और भारत ने भी बदले के रूप में उसको बहुत कुछ दिया। और वहां जाकर अलग थलग रहा, वहां वह अंततः नष्ट हो गया। और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुंचाया। यानी कि जो बाहर के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि भारत को कुछ दिया और भारत से बहुत कुछ लिया। और वहां एक तरह से वह अलग थलग रहा, अलग ही रहा और वहां कुछ अंततः सब कुछ नष्ट हो गया। और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को भी नुकसान पहुंचाया। किसने? जिसने भारत पर आक्रमण किया उसने। तो देखिए इस तरह से हमारा ये जो युगों का दौर है, आप देखिए चैप्टर का नाम ही आप देख सकते हैं युगों का दौर है। तो जितने भी युग यहाँ पर आएंगे, जितनी भी नई बातें यहाँ पर आएंगी उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी सारी अच्छी बातें इस पार्ट में हमें पता चल रही है। तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप पाठ को घर पर रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।